फिर हाजिर हैं आपके साथ जनरल साइंस का एक और चैप्टर लेकर, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पदार्थों को भौतिक रूप से ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार से जाना जाता है। उसी प्रकार हम पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण लेकर आए आपके साथ। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एक्चुअली क्या है कि जनरल वे में जैसे हम शुद्ध पदार्थ उसको बोलते हैं, उन्हें हम रासायनिक भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे कि दूध है, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि उसमें वसा, जल आदि का मिश्रण होता है। वैज्ञानिक भाषा में वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में शुद्ध दूध है। लेकिन दूध में दूध, जल, वसा आदि का मिश्रण है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया आपका मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दोनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को तत्व व यौगिक के रूप में बांटा गया है। उसी प्रकार मिश्रण को समांगी और विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार से बांटा गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के घटकों से मिलकर बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, तत्व व यौगिक। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें तत्व कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। नोट कीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका कि सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? सन 1961 में रॉबर्ट बॉयल सर ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद आता है आप तत्व की परिभाषित। तत्व को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सन 1793 में सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी उस तत्व को किसी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि चांदी चांदी रहेगी, उसे अन्य किसी पदार्थ में हम तब्दील नहीं कर सकते। हाइड्रोजन रहेगी, उसका हम और किसी रूप में या उसे और नहीं हम तोड़ के किसी अन्य पदार्थ में तब्दील कर सकते, तो वह तत्व कहलाएगा। अब हम करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें पहला है धातु, अधातु और उपधातु। धातु जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, धातु कौन कौन सी होती है? धातु का नाम लेते ही हमें याद आता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी क्या है? धातु। तो धातुओं का जो सबसे भौतिक गुण है वो एक ये है कि धातु सभी चमकीली होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, और धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, वह धनायन बनाते हैं, और ये ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है? चांदी, सोना, लोहा, पारा, ये एग्जाम्पल हो गए हैं धातु के। धातु भौतिक अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक अगेंस्ट में जाते हुए पारा जो है वो भौतिक अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल हो गया है। इसी प्रकार से धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, वह धनायन बनाते हैं, और ये चमकीले होते हैं, ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं, यानी तार के रूप में खींचा जा सकता है इन्हें। तन्य का मतलब क्या हुआ? जिन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है वह तन्य होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इन्हें पीटकर वहीं चादर में ढाला जा सकता है। ये आघात वर्धनीय होते हैं और इन्हें चादर के रूप में ढाला जाता है। जैसे लोहे की चादरें आपने देखी होगी बनी हुई, उस तरह से इन्हें मतलब ढाला जा सकता है। ये टूटती नहीं है, फैल जाती है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। जैसे लोहे को गलाने के लिए हमें बहुत बड़ी भट्टियों का उपयोग करना पड़ता है, जिनमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर में उन्हें पिघलाया जाता है। पारा धातु में कमरे के तापमान पर द्रव है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि पारा जो ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसके नोट करके रखें कि पारा एक ऐसी धातु है जो
कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। इसी के हम और इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका पारा। दूसरा हो गया सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। सोने को पीट कर हम बहुत ही छोटी छोटी महीन रूप से छोटे छोटे आभूषणों में ढाल सकते हैं, क्योंकि उसका आघात वर्धनीयता बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। ये सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसकी हो गया? सोना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। सोना, पारा, और सबसे कम आघात वर्धनीय कौन सा है? सीसा। सीसा देखा होगा आपने, छोटी चोट में ही बिखर जाता है। सबसे ज़्यादा कम आघात वर्धनीय कौन सा हो गया आपका? सीसा। और सबसे ज़्यादा सोना। इसी प्रकार सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है आपकी? चांदी। चांदी सबसे बड़ी विद्युत चालक धातु है, उसके बाद तांबा वगैरह ये आती है आपकी बाकी धातुएं। चांदी सबसे ज्यादा विद्युत की चालक है, यानी आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, तो वो होगी चांदी। सबसे कम गलनांक पर पारा और सर्वाधिक गलनांक पर कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। सबसे कम गलनांक कौन सा है? सबसे कम गलनांक धातुओं में पारों का है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कमरे के तापमान पर भी द्रवावस्था में रहता है, तो उसका गलनांक सबसे कम हुआ आपका। और सर्वाधिक गलनांक को कठोर धातु कौन सी है आपकी? टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु भी है और उसका गलनांक भी सर्वाधिक होता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, तो भी टंगस्टन ही होगा। और सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है, तो वो भी आपका टंगस्टन ही कहलाएगा। इसी प्रकार सबसे हल्की धातु कौन सी है आपकी? लिथियम। और सबसे भारी कौन सी धातु है आपकी? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ये हम और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में जो भी कुछ मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे मृदु धातु पोटेशियम, लिथियम और सोडियम। सबसे मृदु धातु जिन्हें कि हम हाथ में लेते ही टूट सकती है, वो है पोटेशियम, लिथियम और सोडियम। ये सबसे मृदु धातु है आपकी। अधातु। अब हम पढ़ते हैं अधातु। धातु हमने पढ़ लिया, धातुओं में क्या क्या गुण होता है आपका? ये उसके विपरीत गुण में आ गए आपके अधातु। भौतिक अवस्था में ठोस व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो है वो भौतिक अवस्था में ठोस व गैस के रूप में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, सब क्या है? अधातु हो गए आपके। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? ताप विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है और धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। और ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रवावस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये याद रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की बात है ये भी। ब्रोमीन, पारा, पारा भी हमने पढ़ा धातु में, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो ये चीजें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा धातु, अधातु, और हम पढ़ेंगे उपधातु के रूप में। उपधातु हो गया आपका बोरॉन, सिलिकॉन वगैरह, ये सब क्या है? उपधातु में आती है आपकी। उपधातु क्या हो गया? धातु और अधातु के बीच की लगभग अवस्था जो आती है वो उपधातु कहलाता है। उपधातु सामान्य तौर पर अधातु ही होते हैं। उपधातु उच्च तापमान पर धातु होते हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी उस तापमान पर ये धातु होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर अधातु कुचालक और अधिक ताप पर धातु सुचालक होते हैं। यानी क्या है कि सामान्य तापमान पर अधातु जो है वो कुचालक हो गया और इस तापमान पर अधातु सुचालक होते हैं। यानी ये क्या कहलाता है? अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते हैं। उपधातुओं का मध्यम गलनांक व क्वथनांक होता है। इनका मध्यम गलनांक और क्वथनांक होता है। इस प्रकार हम आते हैं तत्व के बाद हम आता है यौगिक। यौगिक में क्या होता है? तत्व में क्या होता है कि एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना था, उसे तोड़कर हम किसी अन्य तत्व में तब्दील नहीं कर सकते और किसी अन्य पदार्थ में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यौगिक जो है वो क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियत अनुपात, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना हो वह पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे क्या? जल। जल किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत अनुपात से मिलकर बना होता है।
चीनी हो गया आपका, इसी प्रकार नमक हो गया आपका, नमक हो गया आपका NaCl, नमक सोडियम और क्लोराइड का एक निश्चित संयोजन में बना हुआ पदार्थ है, वो कहलाता है आपका यौगिक। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना होता है वह यौगिक कहलाता है, और अनियमित अनुपात से फैला हुआ जो होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण। इसी प्रकार यौगिक आपका हो गया है। पदार्थ, अभी तक मैंने आपको बताया रासायनिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, धातु, धातु, उपधातु, और अब आ गया हमारा यौगिक। यौगिक भी हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आगे। यौगिक का एग्जांपल आपने देख लिया है, जल, चीनी और नमक। थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि डिटेल में रहने पर हमारे लिए फायदा है। जब हम बाकी सब्जेक्ट की तरह इसको हम आगे पढ़ेंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सभी कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब आता है मिश्रण। एक से अधिक तत्वों व यौगिकों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण। एक से अधिक तत्वों यौगिकों से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, समांगी और विषमांगी। तत्व यौगिक और इधर आ गया आपका समांगी, असमांगी, विषमांगी। समांगी मिश्रण, जब संगठन सभी जगह समान हो, जिसकी बनावट समान हो, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा, चीनी, पानी का, और चीनी, हवा और चीनी और पानी का मिश्रण। एक तो हवा हो गई, ठीक है, जिसमें संगठन सभी जगह समान है, और दूसरा चीनी और पानी का घोल, ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चीनी अलग चीज हो गई है, चीनी और पानी का मिश्रण अलग चीज हो गया है, यानी दो यौगिकों से मिलकर बना है चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, ये समांगी मिश्रण हो गया आपका। इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण हो गया आपका, जिस मिश्रण में संगठन समान ना हो और भौतिक दृष्टि से पृथक होते हो, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बादल, तेल व पानी का मिश्रण। तेल और पानी का मिश्रण आप देखेंगे अलग अलग हो जाता है, वो थोड़ी देर बाद जब हम उसे शांत अवस्था में रखते हैं तो अलग अलग हो जाता है, यानी वो क्या है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब आते हैं विलयन पर। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन। विलयन के क्रम व्यास में 1 nm यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं, ये गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, और इनके कण का व्यास किससे भी कम है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, जैसे हम अभी हम ले लेते हैं पानी और चीनी या नमक का मिश्रण ले लेते हैं, पानी और नमक का विलयन ले लेते हैं, तो पानी का विलयन मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाएगा, विलायक, जिसकी मात्रा अधिक हो। और नमक हम थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, विलय। विलय क्या कहलाता है, विलयन का वह भाग जो विलायक में घुला होता है और कम मात्रा में होता है, जैसे नमक और पानी का घोल। तो विलायक और विलय इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं। ठोस विलयन, मिश्र धातु। ठोस विलयन का एग्जाम्पल हो गया आपका मिश्र धातु, और गैस विलयन का आपका एग्जाम्पल हो गया वायु। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं संतृप्त विलयन। जब दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक लिमिट तक हम उसको, जब तक उसमें घुल सकता है तब तक हमने घुलाया, उसे एक निश्चित तापमान पर घुल जाता है पदार्थ, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी उसके बाद नहीं घुल रहा है तो वो क्या कह रहा है, संतृप्त विलयन, यानी उसकी जो विलयन करने की क्षमता है वो हो चुकी है समाप्त, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। एक निश्चित तापमान पर, तापमान में वेरी हो सकता है, तापमान बढ़ने पर उसका संतृप्तता वेरी करती है, मतलब उसकी क्षमता बढ़ सकती है, कम हो सकती है तापमान के ऊपर। उसी प्रकार विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वो क्या कहलाती है, पदार्थ की घुलनशीलता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है विलय की मात्रा, वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। असंतृप्त विलयन, सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन
कहा जाता है। यानी पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी नमक थोड़ा ही डाला है हमने तो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। निलंबन, इसके बाद आती है अगली प्रक्रिया निलंबन। निलंबन में क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का तो विलयन हो गया आपका, और निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और शांत छोड़ने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है। जैसे किसी पदार्थ में, पानी में मिट्टी हम डाल देते हैं या कोई कुछ डाल देते हैं तो वो क्या है कि उसके कण मिलते नहीं है उसमें और वो फैल जाते हैं, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो फैल जाता है, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और शांत छोड़ने पर वो क्या है कि जो पदार्थ है वो नीचे बैठ जाता है और पानी वैसा हो जाता है, तो निलंबन उसका समाप्त हो जाता है। समझ गए दोस्तों? निलंबन प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब इसको क्या कहते हैं? निलंबन प्रक्रिया। इसके बाद आता है आपका कोलाइडियल विलयन। इसमें निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है कोलाइडल विलयन में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? दूध एक कोलाइडल विलयन है। इसमें क्या होता है? निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने एक प्रभाव दिया था जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वो कोलाइडल कणों का आकार छोटा होता है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडल कणों का आकार छोटा होता है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक छोटा सा ये पॉइंट आपका बच रहा है, तो मैं इसको भी इस चैप्टर में ही क्लियर कराने की सोच रहा हूँ आपको। तो बताता हूँ आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक पदार्थों के रूप में पढ़ लिया हमने। अब मैं भौतिक परिवर्तन बताता हूँ आपको। भौतिक परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, अमाप और रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जनरल वे में जो सिंपल परिवर्तन होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पानी का जल में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का वाष्प में बदलना, ये सब क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन। ये उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय कैसे है? पानी को बर्फ में भी तब्दील किया जाता है, बर्फ को पानी में भी तब्दील किया जाता है। ये अस्थायी भी है, ये स्थायी नहीं है। पानी वाष्प में भी तब्दील हो सकता है, पानी को वापस बर्फ में बनाया जा सकता है, ये अस्थायी है। नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इसमें नया पदार्थ कुछ भी नहीं बनता है, पानी पानी रहेगा, ठीक है। वो बर्फ या भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी लेकिन वो किसी नए पदार्थ में तब्दील नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहा चुंबक में बदल जाता है लेकिन वो रहता लोहा ही है, तो लोहे का जो मेन गुण है वो वहीं रहेगा, वो नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। बर्फ का पानी और पानी का बर्फ में बदलना, ये भी क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। कागज का काटना, कागज को काटना उसका भौतिक परिवर्तन है। उसकी जो मेन जो अवस्था है वो परिवर्तन नहीं होती, वो कागज कागज ही रहेगा। तो ये कागज का काटना आपका भौतिक परिवर्तन का है। बल्ब का जलना, स्प्रिंग की आकृति बदलना, स्प्रिंग वापस अपनी आकृति में आता है, तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। आपसे पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? कागज का कटना, बल्ब का जलना, स्प्रिंग की आकृति, और उसके बाद आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन का। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं एग्जाम्स में, ये ध्यान रखना आप। अभी मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल। अब रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं हम। जब किसी बदलाव से एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जब किसी बदलाव से एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। और ये स्थायी परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय होता है और नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि कागज का जलना, अब कागज जल गया, राख हो गया, तो राख को वापस कागज नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या है? स्थायी परिवर्तन है। यही डिफरेंस है किसका? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, दूध फटने के बाद वापस उसको दूध में तब्दील नहीं किया जाता ना, इसी प्रकार उसका क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें, रासायनिक परिवर्तन हुआ है।
आटे से रोटी बनना और रोटी बनने के बाद वापस आटा नहीं बनाया जाता। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आ गया आपका, कागज का काटना, बल्ब का जलना, कागज का जलना, स्प्रिंग की आकृति बदलना, इनमें से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको तभी दिमाग लगाना है कि किस में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा अनुत्क्रमणीय है, कौन सा स्थायी परिवर्तन है, कौन सा अनस्थायी है। आप देखेंगे कि कागज का जलना जो है वो स्थायी परिवर्तन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको छोटा सा ही डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। तो कैसा लगा आपको दोस्तों आपके आज का चैप्टर? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।